नमस्कार बच्चों। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई और अपने परिवार सेहत की ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी की मैं बात कर रही हूँ। अब आज से हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 स्टार्ट होगी। आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो तीनों चैप्टर हमने किए थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। पहला जो हमारा लेक्चर रहे वो थे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिजिकल ज्योग्राफी की क्या ब्रांचें हैं। फिर सेकंड जो चैप्टर था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अर्थ इंटीरियर के बारे में हमने जाना। थर्ड में जियोलॉजिकल टाइम स्केल और 4 में रॉक, आर्गेनस रॉक हो गई आपकी, सेडिमेंट्री रॉक होगी, मेटामॉर्फिक रॉक होगी, उनके बारे में पढ़ा। सेकंड यूनिट में आज हम अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ मूवमेंट क्या है, भू संचालन क्या है। जो हमारी अर्थ है उसके अंदर ऐसे ही वो शांति से कभी बैठती नहीं है, आपको पता है। उसमें कुछ फोर्स हैं जो काम करते रहते हैं। उन्हीं फोर्सों को एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा गया है। कुछ चीज़ें इस पृथ्वी पे बनती रहती हैं और कुछ चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो हमेशा क्या रहे, ठहरा रहे। तो कहते हैं ना गतिमान है, गतिमान है मतलब डायनामिक है, बदलती रहती हैं चीज़ें, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो इन्हीं बनने और बिगड़ने की वजह से बहुत सारे भू आकार हैं वो बनते हैं। उन भू आकारों में 2 फोर्स हैं जो काम करते हैं। आज उन्हीं के बारे में हमें आपको पढ़ना है। एक तो आपके इंडोजेनेटिक फोर्स, एक होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडो का मतलब अंतर्जात बल और इसका बहिर्जात बल। नाम से ही पता लग रहा है जो पृथ्वी के अंदर होते हैं उनको एंडोजेनेटिक फोर्स और जो बाहर होते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करते हैं। एंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं उनको, उन फोर्सेस को मेड जो बनाते हैं चीज़ों को, निर्माणकारी फोर्स भी कहा जाता है। जो बहिर्जात फोर्स होते हैं उनको, वो क्या काम करते हैं, बनी हुई चीज़ों को समतलीकरण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो निर्माणकारी कौन है, अंतर्जात बल, और विनाशकारी कौन है भाई, बहिर्जात बल। ठीक है, पहले अंतर्जात बल के बारे में पढ़ते हैं कि अंतर्जात बल क्या है। अभी अभी बताया पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसमें हाई टेम्परेचर की वजह होने से, तापीय विषमता की वजह से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। जब चट्टानें फैलती और सिकुड़ती रहती हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और समायोजन होने लग जाता है। तो ऐसे फोर्सेस की वजह से या तो वो अपवर्ड मूवमेंट होती है या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या पैरेलल होती है, अक्षैतिज संचलन उत्पन्न होते हैं। उन्हें ही टेक्टोनिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ की विवर्तनिक प्रक्रियाओं की मुख्य प्रवृत्ति उच्चावच में भिन्नताएं पाई जाती हैं। आकस्मिक फोर्स होते हैं, एक पटल विरूपण फोर्स होते हैं। आकस्मिक जो फोर्स होते हैं ये वो फोर्स होते हैं जो पृथ्वी के नीचे या ऊपर अचानक परिवर्तन ला देते हैं। अचानक क्या था आपका, भूकंप आ गया भाई, ज्वालामुखी आ गया भाई, ये अचानक होने वाले फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। और एकदम से इनमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। या तो वहाँ पे मान लिया ज्वालामुखी शंकु बन गया तो वहाँ माउंटेन, या फिर ऐसे सिंपल डिपॉजिट होगी तो वहाँ पे प्लेन बन गया मतलब पठार बन गया, या फिर मैदान। इनका निर्माण होता है या तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, अक्षैतिज मूवमेंट हो रही है। डायस्ट्रोफिक या पटल विरूपण बल कौन से होते हैं, ये बल वो बल होते हैं जो धीमी की गति से चलते हैं और हलचल करते रहते हैं। इन हलचलों की वजह से हजारों लाखों साल लग जाते हैं, फिर हमें इसमें कुछ दिखाई देता है। दीर्घकालीन संचालन भी इनको कहा जाता है। इन्हीं हलचलों के कारण भूपटल में विक्षोभ, मुड़ाव, झुकाव, टूटन आदि जो प्रोसेस हैं वो आती हैं। जो पटल विरूपण संचालन है उसकी वजह से लंबवत या अक्षैतिज दोनों ही तरह की गतियाँ होती हैं। जो फिंच टवर्था है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि पटल विरूपण से आशा उन प्रक्रमों से जिनका भूपटल पर उन्मज्जन या निमज्जन किसी एक भाग का ऊपर उठना या नीचे होना आता है। इसके बाद ये एक टेबल है जिसमें एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में बता रखा है। अभी अभी एंडोजेनेटिक फोर्स की हम बात कर रहे थे, अर्थ मूवमेंट क्या होता है उसकी बात कर रहे थे। एंडोजेनेटिक अंतर्जात, एक्सोजेनेटिक बहिर्जात।
और ये इसको मैंने क्या बोला, निर्माणकारी, और इनको क्या बोला, विनाशकारी। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी, आज सिर्फ इस पे फोकस रहेगा अपना। एंडोजेनेटिक जो फोर्स है, एंडोजेनेटिक, एपिरियोजेनेटिक, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और ओरिजिन ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। कुछ तो आपका महाद्वीपों का निर्माण करते हैं और कुछ आप क्या है आपके ये जो आपके पर्वत पठार है उनका निर्माण करते हैं। माउंटेन बिल्डिंग है जो है टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन का मतलब यहाँ पे है खिंचाव, जब दो तरफ से खिंचाव हो अलग अलग दिशा में उसको टेंशन बोलते हो। और कंप्रेशन क्या होएगा, जब एक दूसरे की साइड आ रहा हो, ठीक है, या तो दूर जा रहा था वो तो क्या था, टेंशन, और एक दूसरे के पास आ रहा है वो क्या है, कंप्रेशन। इसमें हिंदी में आप बिछाव बोल देते हैं और इसको आप खिंचाव बोलते हो। जब किसी चीज़ को आप खींचते हो तो दो साइड में जाके यहाँ पे खाली होता है और टूटता है, और जब दोनों एक दूसरे की साइड आते हैं तो या तो ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, या दोनों सिंक डाउन होके नीचे चले जाएंगे। ओके, और नाम पढ़ लेते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स में सडन मूवमेंट, अर्थक्वेक और वॉल्केनो। सडन मूवमेंट हैं आपके एकदम से होते हैं। एंडोजेनेटिक में कौन थे, एक तो पटल विरूपण हमने बोला था, और एक अकस्मात एकदम से आने वाले सडन बोला था। अभी हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो एकदम से आते हैं जिसमें पर्वत पठार आदि का निर्माण होता है। एक्सोजेनेटिक आपके वेदरिंग इरोजन होते हैं। वेदरिंग इरोजन में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 तरह का इरोजन होता है। आइस हो गई, रिवर वाटर हो गया, सी विंड, सब इरोजन या रेगमार की तरह काम करते हैं जो उनका बार बार निर्माण करते हैं। ये फोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल में ये है कि कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं एक फोर्स के लिए। एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक दोनों ही हमें पता है। एंडोजेनेटिक में आइसोस्टेसी पता है, वो अपना एडजस्टमेंट करती रहती है। टेक्टोनिक, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती रहती हैं। रेडियो एक्टिव इन द कोर, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ भी ही रेडिएशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ और क्लाइमेटिक फोर्स में विंड वगैरह, रेन वगैरह जो भी हम कर रहे थे वो आएंगे। एक्सोजेनेट वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो इन बलों का निर्माण करते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ शौक दिवाकर की इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक काफ़ी डिटेल में। एकदम से होने वाले डायस्ट्रोफिक अभी हमने पढ़े ये, और इसके बाद अक्षमिक महादेश, एपियोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक अपवर्ड जो ऊपर की तरफ उठते हैं, डाउनवर्ड जो नीचे की तरफ जाते हैं, एमरजेंस और सबमर्जेंस। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क होता है हम करेंगे। ये टेंशन और कंप्रेशन अभी बताया। क्रस्टल, भूपटल विभंग और भूपटल बंकन, फ्रैक्चर और बेंडिंग, ठीक है, क्रैक, फॉल्ट, रैप और फोल्डिंग, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। महाद्वीप और महादेश निर्माणकारी बल एपियोजेनेटिक कहा जाता है। जो आपका एपियोजेनेटिक वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका एपियोस का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति अक्षैतिज या लंबवत चलने वाले बलों के कारण यहाँ पर या तो ऊपर उठते या नीचे धंस जाते हैं, जिससे पर्वत पठार और मैदानों का निर्माण होता है। अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ उठने वाले इन बलों के कारण भूभाग या तो ऊपर उठ जाते हैं। 2 प्रकार का कार्य होता है, एक तो अपलिफ्टमेंट होती है जिससे क्या होता है ऊपर की तरफ उठता है, एक सबमर्जेंस होती है, अपलिफ्टमेंट होएगी या सबमर्जेंस होएगी इनकी वजह से। फिर है डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, अब इमरजेंस का होता है, ये आपका ओशियन है ये, और ये सिंपल कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। अगर कॉन्टिनेंट पे अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपलिफ्टमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपलिफ्टमेंट होती है समुद्र में कुछ भी तो उसको कहेंगे एमरजेंस। ओके, अब ऐसे ही करते हैं डाउनवर्ड में भी सेम है, ये आपका ओशियन है और ये आपका कॉन्टिनेंट है। डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर यहाँ पे कोई डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो इसको हमने क्या बोला, सबसिडेंस, नीचे की तरफ आना। अगर पानी में कोई होती है तो सबमर्जेंस, सबसिडेंस और एमरजेंस और अपलिफ्टमेंट, चारों आपको अच्छे से आने चाहिए, ये फ़र्क पूछा जा सकता है। पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स, सेम हेयर, जो ये शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ओरोस का मतलब होता है पर्वत और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, तो पर्वतों की उत्पत्ति। ये बल भूप्रपट्टी के साथ पृथ्वी का अक्षैतिज हलचलों से होते हैं। स्पर्शीय रेखा बल या टेंजिबल फोर्स भी इनको कहा जाता है।
इसके बाद है इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन एक दूसरे के पास आए, टेंशन एक दूसरे से दूर जा रही हैं दो प्लेटें। उसके बाद रैप क्या है, ये भी है ये भी है, ये इसके ऊपर आ गया, तो ऐसे रैप का मतलब फोल्डेड। फ्रैक्चरिंग का मतलब जब दूर होएगी तो फ्रैक्चर आएगा, और क्रैक्स भी तब आते हैं जब एक दूसरे से दूर होती है। इसके बाद है महाद्वीपीय निर्माण, एपिरियोजेनेटिक, या अक्षैतिज मूवमेंट, लंबवत, कुछ भाग ऊपर उठा कुछ नीचे। पठारों और मैदानों का निर्माण किसकी वजह से होता है, एपिरियोजेनेटिक, महाद्वीप निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी क्या है, अक्षैतिज रेखा के समानांतर। खिंचाव या तनाव, खिंचाव कैसे होएगा, जब एक दूसरे से दूर जा रही हो। और तनाव कैसे होएगा, खिंचाव या तनाव ऐसे होता है। और कंप्रेशन कैसे बताया था, जब एक दूसरे के पास इन बलों का जन्म होता है। नेक्स्ट है, ये आपका एक दिखाया हुआ है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, इसको बोलते हैं। जब आपके दोनों तरफ से, मान लिया यहाँ पे कोई एक प्लेट है, यहाँ पे अनोदर प्लेट है, और जब दोनों प्लेट की एक दूसरे की तरफ मूवमेंट होती है तो उनमें एक लहर सी हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आप किसी भी चीज़ को लेते हो तो उसमें फोल्ड से पड़ जाते हैं। ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का हिंज लाइन होती है, जो दोनों लाइन एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीचों बीच होती है। और उसके बाद एक एक्सियल सरफेस होता है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है फोटो में। उसके बाद है लिम्ब, भुजा उसका हिंज लाइन दोनों का आपको दिख रहा होगा, एक्सियल प्लेन जिसके सारे ऊपर उठते ये। फिर है रैपिंग, रैप का मतलब वही बताया था मैंने, अंतर्जात, क्षैतिज बल के सामने चट्टानों पर जब प्रेशर पड़ जाता है तो कंप्रेशन होता है। अभी बताया था, ये कोई प्लेट है, ये अनोदर प्लेट है, और एक दूसरे के सामने आती हैं तो इसमें ऐसे फोल्ड पड़ जाते हैं, इसको सेवलन कहा जाता है। इसके बाद बहुत बड़ा भाग कुछ ऊपर उठ जाता है कुछ नीचे, जो ऊपर उठा है अपवर्ड मूवमेंट, यदि धरातले भाग में नीचे जाता है तो उसको डाउन रैप कहा जाता है। हजारों किलोमीटर तक ये हो सकता है, इसको ब्रॉड रैप, बहुत लंबा चौड़ा रैप। फोल्ड, वृहत वलनों के लघु जो रूप वलन होते हैं, उनके आमने सामने अक्षैतिज संचलन के कारण, संपीड़न के कारण तलछटी चट्टानों का कुछ भागों में मोड़ आ जाते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन कहा जाता है। समतल परतदार शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने से क्या हो जाते हैं, वलन हो जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं। ओके, इसके बाद वलन की संरचना, इसमें वजन की भुजा क्या होती है, दोनों ओर से मुड़े हुए वलन की भुजा कहा जाता है। वलन का अक्ष क्या होता है, जिस अक्ष के सारे वो क्या है, जो आपकी अभिनति और अपनति का निर्माण होता है वो अक्ष होता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे ये अपनति ऊपर और अभिनति नीचे। अक्षीय तल जिसके सहारे उठती है, ये आपका क्या नीचे वाला, ये आपका अक्षीय तल है, ठीक है। उसके बाद अपनति ऊपर, अभिनीति नीचे। एंटीक्लोनियम और सिंक्लोनियम क्या होता है, अब क्या हुआ, ये आपके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन थे, ये एंटीक्लाइन था और ये सिंक्लाइन था। जब ज़्यादा वलन की वजह से इनमें भी अप एंड डाउन आ जाते हैं, ये भी ऐसे मुड़े हुए से ऐसे होता है, ऐसे मुड़े मुड़े से प्रतीत होते हैं, तो इनमें भी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाते हैं। इसी को एंटीक्लोरियम और सिंक्लोरियम के नाम से जाना जाता है। ओके, एक मिनट, ये हुआ भाई आपका कंप्लीट। आपको ये चैप्टर कर लेना है इसका, और 2 वीडियो में और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।